नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी सुनकर हो सकता है आप सबको डर लगने लगे। आप सबके मन में ऐसे अजीबोगरीब ख्याल आने लगे जो कि इस परिवार के मन में शायद पहले आने चाहिए थे। आज की कहानी जुड़ी हुई है एक भयानक काले जादू के प्रक्रिया से। ये क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसका बचाव होता ही नहीं है, या फिर अगर होता भी है तो बहुत गिने चुने लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में पता होता है, वो भी तब जबकि आप समय रहते उन तक पहुंच सके, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। आज की कहानी है प्रधान परिवार की। प्रधान परिवार जिसमें कि पति पत्नी और उनकी 3 बेटियां थीं। 3 बेटियां उनके सर का गर्व थी, उनका गुरूर थी, क्योंकि वो तीनों बेटियां लड़कों से किसी भी चीज़ में कम बिल्कुल नहीं थीं। वैसे भी प्रधान जी को कभी भी लड़के या लड़की में कोई फर्क नज़र नहीं आता था, और उनके इस बात को पूरी तरह से सच करने वाली उनकी 3 बेटियां उनके ज़िंदगी का ऐसा बड़ा गर्व थीं, जिनको कि वो हर किसी के सामने बताते और जताते थकते नहीं थे। उनकी खुशियां उनकी बेटियों से ही थीं। उनके घर में सब कुछ अच्छा था। वो मिडिल क्लास फैमिली से थोड़े ऊपर के परिवार के थे। उनकी 2 बेटियों की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी और वो अपनी बेटियों के हिसाब से उनके लिए रिश्ते तलाश कर रहे थे। और कुछ ही समय में उनकी सबसे बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी थी, और आज उनके खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जैसा परिवार अपनी बेटियों के लिए चाहते थे, बड़ी बेटी के लिए ये परिवार उससे भी बढ़कर मिला था। और तो और सबसे बड़ी खुशी की बात उनके लिए ये थी कि वो परिवार उनकी बेटी के गुणों से शादी करना चाहता था। उनके अंदर किसी भी चीज़ की कोई भी डिमांड नहीं थी, लालच नहीं था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रधान जी की बेटी ही चाहिए थी। किसी भी माँ बाप के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है कि वो एक ऐसे परिवार में जा रही है जिस परिवार में सारे लोग समय से पहले ही उस पर अपनी जान छिड़कना शुरू कर चुके हैं। प्रधान जी की ये सारी बातें अब धीरे धीरे उनके कुछ अपनों में फैलती जा रही थी। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके खुशियों से जलने वाले लोग घर के बाहर के ही होते हैं। कई बार कोई बहुत करीबी, बहुत अपना भी ऐसा होता है जो कि आपकी खुशियों से जलने लगता है। और उनके रिश्तेदारी में शायद एक परिवार ऐसा था। उनकी बेटी की सगाई का दिन तय हो चुका था और प्रधान जी ने उसकी तैयारी बहुत बढ़ चढ़ कर की थी। उन्होंने पहले से ही अपने सारे रिश्तेदारों को बता रखा था और सबको सगाई में आने के लिए सबके घर जा जाकर आमंत्रण दिया था। यहाँ तक कि जो लोग शहर के बाहर भी रहते थे, प्रधान जी उन सबके घर भी खुद गए थे और उन्हें आने के लिए विनम्र आग्रह करके आए थे। सारे रिश्तेदार आने के लिए तैयार बैठे हुए थे, और जब उनके घर में सगाई की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं, सगाई के काफ़ी दिन पहले ही उनके एक रिश्तेदार उनके घर पर आ चुके थे। ये रिश्तेदार उनके काफ़ी दूर के रिश्तेदार थे, जिससे काफ़ी लंबे समय से उनकी बातचीत बंद थी। इसकी वजह कोई ख़ास नहीं थी, बस एक छोटी सी ही बात थी।
उन रिश्तेदार की भी 3 बेटियां ही थीं और एक बार ऐसे ही बातों बातों में सारे परिवार के बीच में हंसी मजाक में उन लोगों ने प्रधान जी की बेटियों के लिए कुछ ऐसा कह दिया था जो कि प्रधान जी को पसंद नहीं आया था और प्रधान जी ने उनसे मिलना जुलना बातचीत करना सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी खुशी आज भी वो अपने पैर को पकड़कर कैसे चलते, इस वजह से उन्होंने सारे पुराने गिले शिकवे मिटाकर उन लोगों को भी इस मंगनी में आने के लिए आमंत्रित किया था और वो बाकी रिश्तेदारों से पहले ही घर पर आ चुके थे। मंगनी में सिर्फ उस परिवार से पति पत्नी ही आए थे, बेटियां नहीं आ पाई थीं किसी वजह से। और जब वो घर पर आए तो सबसे बहुत हंस बोल कर प्यार से उन्होंने सबके खुशी के सामने अपना इजहार किया कि वो इन चीज़ों से, बेटी के इस अच्छे घर में रिश्ता होने से काफ़ी खुश हैं और सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। उन दोनों पति पत्नी को उनके रहने के लिए और आराम करने के लिए कमरा दिखाया गया। वो दोनों पति पत्नी अपने कमरे में नहाने धोने और आराम करने के लिए चले गए थे। अचानक रात को वो पत्नी बेटियों के कमरे में आई और जब वो उस कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बेटियों के साथ उनकी माँ भी बैठी हुई है। उन्होंने अपने तरफ से लाया हुआ तोहफा आगे कर दिया और कहा, ये हमारी बिटिया रानी के लिए, वैसे भी ये गहना मैंने अपनी बेटी के लिए संभाल के रखा था, तो क्या फ़र्क पड़ता है, जिस बेटी की पहले शादी हो रही है इसकी उससे ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे भी ये हमारा ख़ानदानी हार है और हमारी इस खूबसूरत बिटिया पे ज़्यादा सजेगा। इतने प्यार से दिए गए तोहफे को कोई मना कैसे कर सकता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये खोल कर देखा, उन्होंने तुरंत ये कह दिया कि ये तो काफ़ी महंगा हार लग रहा है, तो ये इतना कीमती हार आप क्यों दे रही हैं? ये आप अपने बेटियों की शादी के लिए संभाल कर रखिए, इसकी उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। रिश्तेदारी में आई हुई औरत ने भी हंसते हुए बड़े प्यार से इस बात का जवाब दिया, क्या आप भी मेरी बेटी तुम्हारी बेटी कर रही हैं? बेटियां तो बेटियां होती हैं। वैसे भी जिसकी पहले शादी हो रही है हक तो पहला उसका ही बनता है ना। और मैंने अपनी खुशी से जो मुझे समझ में आया वो दे दिया। आपको लगे, आपको जो अपनी खुशी लगे आप वो उस वक्त अपनी बिटिया को दे देना। मतलब उनका कहना ये था कि उनकी बेटी को आपको जो लगे वो दे देना। ये बात भी उन्हें कहीं ना कहीं सही लगी और उन्होंने ज़्यादा मना ना करते हुए उस हार को लेकर अपने अलमारी में रख दिया, ये कहकर कि सगाई में अभी 3 दिन बाकी हैं, जब उस दिन तू तैयार होगी तो उसी दिन इस हार को पहनना। लेकिन वो हार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जिसको देखकर ना जाने क्यों एक अलग सा आकर्षण तीनों बेटियों को महसूस होने लगा था। और माँ के जाने के बाद उन्होंने कबर्ड से उस हार को निकाल लिया और निकालकर तीनों ने बारी बारी उस हार को पहनकर देखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे तीनों बेटियां उस हार को पहन रही थीं, वैसे वैसे वो तीनों लग रहा था जैसे अब किसी के वश में हो चुकी हैं। उनको उस चीज़ का आकर्षण बहुत ज़्यादा ही महसूस हो रहा था और बहुत मुश्किल से अब वो तीनों उस हार को छोड़कर सोने के लिए गईं। जब वो सोने के लिए गईं तो उनमें से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। फिर भी बातें करते करते और लगातार वो तीनों सिर्फ और सिर्फ उसी हार के बारे में ही बातें कर रही थीं। आखिरकार तीनों की नींद लग गई और तीनों सो चुकी थीं।
तभी अचानक छोटी बहन की आँख खुल गई और जब उसकी आँख खुली तो वो लग रहा था जैसे उस वक्त भी किसी के वशीकरण में ही है। वो उठी और उठकर उसने कबर्ड जाकर खोला। उस हार को हाथों से छू छू कर सहलाने लगी और बार बार एक ही बात दोहराने लगी, ये हार मेरा है, ये हार मेरा है, मैं इसे किसी को छूने नहीं दूंगी। वो अजीब सी आवाज़ में, भारी सी आवाज़ में गुर्राते हुए ये बातें कही जा रही थी। ये बात जैसे ही दूसरी बहन ने सुनी, जो कि मझली बहन थी, अचानक उसको वो गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसकी आँख खुल गई। उसकी आंखें खुलते ही उसने जब देखा तो ये देखा कि छोटी बहन उस हार को पहनकर खुद को इठला इठला कर आईने में घूरे जा रही है। पता नहीं मझली बहन को ऐसा क्या हुआ कि वो दौड़ पड़ी उससे वो हार छीनने के लिए। लेकिन छोटी बहन और मझली बहन के बीच में लड़ाई हाथापाई होने लगी। इन तीनों बहन में इतना ज़्यादा प्यार था कि तीनों ने आज तक एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। लेकिन आज उस हार में ऐसा क्या था जिसके वजह से ये दोनों एक दूसरे की जान लेने से भी कतरा नहीं रहे थे। काफ़ी देर की हाथापाई होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और पूरे घर पर पता नहीं कैसा माहौल बना हुआ था। घर में किसी की भी आंख इन सारी आवाज़ों से खुली ही नहीं। अगली सुबह जब बड़ी बहन की नींद खुली तब उसने देखा मझली बहन की लाश फर्श पर पड़ी हुई है और छोटी बहन अपनी जगह पर सो रही है, लेकिन उसके पूरे कपड़ों में खून लगा हुआ है। ये देखकर बड़ी बहन जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसने पूरे घर वालों को इकट्ठा कर लिया। घर वालों के सामने भी वही नज़ारा था। मझली बहन की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी, जो पूरी तरह से खून में लथपथ थी। उसकी हालत काफ़ी बुरी थी और छोटी बहन के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। छोटी बहन ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी ना तो उसकी बात सुनी और ना ही मानी। घर पर सब लोग अब उससे बात तक करने को तैयार नहीं थे। मझली बहन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार होने के बाद पूरे घर में जहाँ सगाई के माहौल की खुशियाँ फैलने वाली थीं, वहाँ मझली बहन के मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। छोटी बहन अभी भी बारी बारी जाकर सबको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं था। ये जो रिश्तेदार आए हुए थे, उनमें से आंटी जी ने छोटी बहन को अपने पास बुलाकर समझाते हुए, बहुत दिलासा देते हुए कहा, बेटी तू बिल्कुल चिंता मत कर, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि तूने कुछ भी नहीं किया है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। तू जाकर मेरे कमरे में आराम कर और मैं तेरे माता पिता से बात करूँगी कि वो तुझे इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार ना ठहराएं। ये बात सुनकर वो रोते रोते आंटी जी के कमरे में जाकर चुपचाप सो गई। और आज रात अचानक से बड़ी बहन की जब आँख खुली तो उसने देखा छोटी बहन उसके सर पर एक अजीब सी चीज़ हाथ में लिए हुए खड़ी थी और उसके कुछ सोचने समझने या संभलने से पहले ही उसने उस चीज़ से अपनी बड़ी बहन के ऊपर हमला कर दिया और वो लगातार उस चीज़ से उसके सर पर तब तक वार करती रही जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। अब अगली सुबह घर वालों के सामने बड़ी बहन की लाश पड़ी हुई थी। आज भी नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था।
छोटी बहन आज रात वापस से अपने जगह पर ही सोई हुई थी। उसके हाथ में वो सामान भी था जिससे पीट पीट कर उसने अपने बड़ी बहन की जान ली थी। वो अब चीखती चिल्लाती सबको समझाने की कोशिश करती रह गई, लेकिन किसी ने उसकी बात ना तो सुनी और ना ही मानी। पिता तो आज इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन करके बुलाया और अपनी दोनों बेटियों के मौत के इल्ज़ाम में अपनी छोटी बेटी को जेल भिजवा दिया। छोटी बहन रोती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और आज वो जेल की चारदीवारी के बीच में बंद थी, तड़प रही थी, लेकिन उसकी बात सुनने और समझने वाला कोई नहीं था। वो दोनों रिश्तेदार अभी तक कहीं गए नहीं थे, वो वहीं घर पर ही मौजूद थे और आज रात उन्होंने अपने कमरे में कुछ क्रिया करना शुरू कर दिया। अचानक माँ की आँख रात को खुली, मतलब प्रधान जी की पत्नी की, और उन्होंने मेहमानों के कमरे से निकलता हुआ कुछ धुआं सा देखा। जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा तो वो देखने के लिए कि क्या कमरे के अंदर जल रहा है, उस कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगी। लेकिन वो आगे बढ़कर उस कमरे में प्रवेश करती, तब तक अचानक उनके सामने उनकी छोटी बेटी खड़ी थी और छोटी बेटी ने अपने माँ को संभलने सोचने का मौका दिया ही नहीं। उसने अपने माँ को गर्दन से पकड़कर उठा लिया और हवा में उनका गला इस तरीके से मोड़ा कि उनके गर्दन की हड्डी टूट गई और वो वहीं पर गिरकर मर चुकी थी। उसी वक्त अचानक प्रधान जी की भी आंखें पता नहीं कैसे खुल चुकी थीं और प्रधान जी उठकर जब कमरे के बाहर आए तब उन्होंने ये नज़ारा अपने आँखों से देख लिया। वो इतना डर चुके थे कि वो बहुत तेजी से भागते भागते घर के बाहर निकल चुके थे। घर के बाहर भी वो बेतहाशा पागलों की तरह दौड़े जा रहे थे और उनके पीछे उनकी छोटी बेटी भागे जा रही थी, अजीब सी भयानक सी दोहरी आवाज में गुर्राती चिल्लाती हुई, रुक बुड्ढे, रुक रुक बुड्ढे, कहाँ भाग रहा है तू, कहाँ भाग कर जाएगा, रुक जा। ये बात सुनकर वो इतना डर चुके थे कि अब उन्हें ये बात समझ में आ ही नहीं रही थी कि ये सच में उनकी वही प्यारी छोटी सी नादान गुड़िया है या कोई और शैतान उस पर हावी हो चुका है। इतनी सारी मौतें, इतना भयानक भयानक मंजर अपनी आँखों के सामने देखने के बाद कहीं ना कहीं प्रधान जी इन चीज़ों को शायद समझने लगे थे। प्रधान जी बेतहाशा उस अंधेरे सुनसान सड़क पर दौड़े चले जा रहे थे। उन्हें अब अपने आँखों के सामने अपनी मौत भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें खुद की चिंता से ज़्यादा अपनी बेटी की चिंता थी, लेकिन ऐसी हालत में उनका सोचना समझना भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। वो तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब वो इस समय पर करें तो क्या करें। तभी अचानक वो एक ऐसे चौराहे पर पहुंच गए जहां पर कुछ तांत्रिक बैठकर कोई विधि या कोई क्रिया कर रहे थे। वो तांत्रिक जैसे ही उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि कोई भयानक बुरी शक्ति उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है, उनकी आंखें खुल चुकी थीं और उन्होंने भागते हुए प्रधान जी को संभाला और संभाल कर उनसे सारी बातें जानने की कोशिश की। प्रधान जी ने भी जितना उन्हें समझ में आया था या वो जो बातें समझ चुके थे, उन्होंने सारी बातें तांत्रिक बाबा को बता दी। तांत्रिक बाबा अब पूरी बात पूरी तरह से समझ चुके थे, वो बातें भी जो बातें शायद प्रधान जी ने उन लोगों से कही भी नहीं थी। तांत्रिक बाबा ने
प्रधान जी को वहीं अपने साथ अग्नि के सामने बिठा लिया। थोड़ी ही देर में बेटी भी वहां पर पहुंच चुकी थी। तांत्रिक बाबा ने उस लड़की पर कुछ चीज़ें छिड़कना शुरू किया। कुछ चीज़ें छिड़कने पर वो जिस तरीके से छटपटाने, चिल्लाने और भयानक सी आवाज़ में तांत्रिकों को धमकी देना शुरू कर चुकी थी, उन्हें ये समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि उसके ऊपर कौन सी क्रिया का असर है। ये तांत्रिक इतने ज़्यादा ज्ञाता होते हैं कि आप कैसी भी क्रिया हो, अगर आप ये सोचते हैं कि इसका काट नहीं भी हो सकता, तो भी अगर आपको ऐसे कोई पहुँचे हुए तांत्रिक मिल जाए तो वो आपको हर चीज़ से निजात चुटकियों में दिलवा सकते हैं। इन दोनों बाप बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। बाबा जी ने उस लड़की को भी अब इस तरीके से अपनी शक्तियों से बांध लिया कि वो ना चाहते हुए भी वहाँ पर बंधी हुई सी बैठी रही। तांत्रिक बाबा ने अब प्रधान जी को अपने साथ उनके घर पर चलने के लिए कहा। प्रधान जी की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन तांत्रिक बाबा के समझाने पर वो उनके साथ उनके घर पर गए और तांत्रिक बाबा ने अपनी शक्तियों से थोड़ी ही देर में उस हार का पता लगा लिया, जिसके माध्यम से वो भयानक क्रिया उस घर पर की गई थी। उन्होंने उस हार को वहाँ कबर्ड से उठाया और उठाकर अपने पूजा वाले स्थल पर लेकर चले आए। थोड़ी देर तक तांत्रिकों की पूजा चलती रही और उन्होंने उस हार के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ों का छिड़काव किया कि धीरे धीरे वो हार चमकदार खूबसूरत हार से काला हड्डियों का सा दिखने वाला हार में बदल गया और उन्होंने उस हार की उठाकर अपने हवन कुंड में आहुति दे दी। उनके इतना करने की ही देर थी, तुरंत उनकी बेटी पर से लगा जैसे किसी का वशीकरण पूरी तरह से टूट चुका था। बेटी अब नॉर्मल होकर रोने लगी। अपने पिता से रो रो कर अपनी इस हालत के बारे में उसने कई सारे सवाल किए। तांत्रिकों ने बेटी और पिता दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह दिया और ये कहा, तुम घर जाते वक्त किसी भी हालत में मुड़कर बिल्कुल मत देखना। वो दोनों अपने घर पर जब पहुँचे तो वहाँ कोई भी नहीं था और दोनों सही सलामत घर पर पहुंच चुके थे। पिता ने अपनी बेटी को कभी इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बताया और वो इन चीज़ों के वजह से इतना डर चुके थे और टूट चुके थे कि उन्होंने अगले दिन ही इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और वो अपनी बेटी के साथ एक ऐसी जगह जाकर रहने लगे जहां उन्हें कोई जानता पहचानता ना हो। सिर्फ इन दो रिश्तेदारों के वजह से उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों से हमेशा हमेशा के लिए अपना नाता पूरी तरह से तोड़ दिया था। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ख़ास बात, ये मेरे लिए बहुत ख़ास बात है, मैं अपने सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमेशा अपना कमेंट्स और फीडबैक देकर मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहते हैं। ख़ास करके रूबी जी जो कि यूरोप से हैं और मुझे ये जानकर बहुत 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 खुशी हुई कि वहाँ भी मेरे दोस्त, मेरे प्यारे लोग हैं जो कि मुझे सुनना पसंद करते हैं। तो थैंक यू सो मच रूबी जी, आपके इस स्पेशल प्यार के लिए और मुझे अपना फीडबैक देकर इतना स्पेशल फील करवाने के लिए। मैं अपने बाकी के भी दोस्तों से हमेशा यही उम्मीद करती हूँ कि वो अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि आप सब कहाँ से और कितना प्यार मुझसे करते हैं, तो ये बताना कभी ना भूलें। और अगर
आप सबके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो जो आप मेरे साथ और हमारे दोस्तों के साथ बांटना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।